ते कोणचं तर बटन दाबायचं मला. नमस्कार, मैं डॉक्टर के.वी. भोसले, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज रामानंद नगर, विभाग 3 के अंतर्गत सेमेस्टर 5 और प्रश्न पत्र क्रमांक 8 के अंतर्गत इकाई 1 में साहित्य के तत्व के बारे में देख रहे हैं. इस साहित्य के तत्वों में अभी इसके पहले भाव तत्व के बारे में आपने देख लिया है. अभी कल्पना तत्व के अंतर्गत ने यहाँ कह दिया है, कल्पना तत्व के बारे में भी कुछ बातें कह दी है. उसका अर्थ, सौंदर्य, सृष्टि उत्पन्न करने की क्षमता उस कल्पना के माध्यम से ही निर्माण होती है. उसका अंग्रेजी में अर्थ अथवा इमेजिनेशन, इस शब्द का निर्माण इमेज से सुंदरम की प्रतिष्ठा करने का श्रेय कल्पना तत्व को चला जाता है. कल्पना के द्वारा ही अतीत, वर्तमान एवं भविष्य अथवा अतीत या भविष्य की वस्तुओं, दृश्यों का जो साक्षात्कार है वह होता रहता है. रस्किन ने जो यहाँ पर कह दिया है, कल्पना मनुष्य के बुद्धि को प्रेरित करने का अथवा उसे प्रेरणा देने का काम यहाँ करती रहती है. कल्पना तत्व अमूर्त को मूर्त करता रहता है. जैसे कि आप उदाहरण लीजिए कि अपने परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, आज वह मौजूद नहीं है, परंतु आप अतीत में जाकर उस व्यक्ति की जो छाया है अथवा जो प्रतिमा है, आप अगर आंखों में के सामने लाते हैं तो वह अतीत की स्मृति जीवंत होती है. इस प्रकार अमूर्त को मूर्त करने का काम यह कल्पना करती रहती है. यहाँ शून्य को या अज्ञात वस्तु को भी आकार देने का काम यहाँ कल्पना करती रहती है. आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कल्पना के बारे में जो कह दिया है कि जो वस्तु अलग अलग है, जो वस्तु दूर है, यानी उसकी मूर्ति मन में लाकर सामीप्य का अनुभव भी कल्पना के माध्यम से है. जैसे अगर आपका भाई अथवा बहन आज दिल्ली में है और आप यहाँ रामानंद नगर में हैं, तब दिल्ली में आपकी बहन अथवा भाई है, उसकी स्मृति अगर आप अपने आंखों के सामने लाते हैं अथवा फोन पर बातें करते रहते हैं तो वह सामने ही होने का अनुभव आप करते रहते हैं. आज आप फोन के माध्यम से कितनी भी दूर की वस्तु, कितने भी दूर का व्यक्ति को सामने अथवा अपने नजदीक लाया जाता है. यह काम कल्पना के माध्यम से होता है और इसे ही आजकल लोग भावना कहते हैं. आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कह दिया है. कल्पना 3 प्रकार की मानी है. एक है उत्पादक, दूसरी है संयोजक और तीसरी है अवबोधक. 3 प्रकार की कल्पनाओं के माध्यम से साहित्य निर्मित होती है. अगर आप उदाहरण लेते हैं, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी इस महाकाव्य का निर्माण किया है. और कामायनी इस महाकाव्य के अंतर्गत प्रकृति के माध्यम से, सृष्टि के माध्यम से मानव जीवन का चित्रण किया है. यहाँ कामायनी के अंतर्गत मन, बुद्धि और हृदय, ऐसे मनु, ईड़ा और श्रद्धा 3
पात्र लिए हैं आणि मनोमन का प्रतीक है, इड़ा बुद्धि का है और श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। અને तीनों व्यक्ति एक दूसरे के पास है तो उस समय उन तीनों की स्थिति अर्थात मन बुद्धि और हृदय एक स्थान पर है तो व्यक्ति की स्थिति, व्यक्ति की मानसिकता और ये तीनों व्यक्ति मनु, ईड़ा और श्रद्धा, ये तीनों व्यक्ति अलग अलग चले गए, अलग अलग स्थान पर चले गए तो उस समय उनकी दयनीय अवस्था किस प्रकार होती है, उसी प्रकार मन बुद्धि और हृदय की स्थिति भी यहाँ पर व्यक्त होती है। इसीलिए आज यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी के अंतर्गत इस प्रकार का विचार मानवीकरण, भावों का मानवीकरण यहाँ पर किया है। जो अचेतन है उसे चेतन बनाने का काम, यहाँ चेतन का निर्माण करने की जो शक्ति है वो कवि कल्पना से ही प्राप्त करता है। और कवि जो संसार की रचना जो है, सारे संसार की रचना यह कल्पना पर आधारित है अथवा कल्पना के माध्यम से ही होती रहती है, यह स्पष्ट होता है। यहाँ नवीनता, साहित्य में नवीनता, साहित्य में रोचकता का जो आगमन है वो काव्य के माध्यम से होता है। व्यक्ति जो है, व्यक्ति के जीवन में जो नवनवीनता आती है अथवा अलग अलग भाव निर्माण होता है अथवा अलग अलग प्रकार की रोचकता उनके मन में निर्माण होती है, वह कल्पना के कारण होती है, अन्यथा नहीं। यहाँ साहित्य के बारे में जो कह दिया है, इसलिए कहा जाता है जो न देखे रवि वह देखे कवि। यानी सूरज की किरण जहां पहुंच नहीं सकती वहां कवि की दृष्टि पहुंचती है और वह दृष्टि कल्पना के माध्यम से व्यक्त होती रहती है। और इसीलिए कह दिया है जो न देखे रवि वह देखे कवि। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने साहित्य लोचन इस ग्रंथ के अंतर्गत जो कह दिया है, विज्ञान में जो बुद्धि है वह दर्शन में दृष्टि है। यानी विज्ञान और दर्शन यानी जो तत्व ज्ञान है इनकी तुलना करने का प्रयास उन्होंने किया है। यानी विज्ञान में बुद्धि जो काम करती है, दर्शन में जो दृष्टि काम करती है और कविता में वही कल्पना काम करती रहती है। यानी कल्पना बुद्धि और जो दृष्टि है वह साहित्य में काम करती रहती है। यहाँ कल्पना तत्व जो है वह मानव जीवन के अनेक जो दृश्य है वह प्रस्तुत करता रहता है अथवा सामने लाता रहता है। जैसे कामायनी का अभी आपको उदाहरण दिया है, उन विचारों को उत्तेजित करने की क्षमता जो है वह कल्पना में होती रहती है। जैसे यहाँ एक आध राष्ट्र प्रेम से संबंधित गीत सुना तो गीत अगर आप सुनते हैं, शब्द आपके कानों पर गूंज उठते हैं तो आपने आपके हृदय में देश प्रेम जागृत होता है। नहीं, यहाँ कल्पना का सामर्थ्य कितना होता है यह इसके अंतर्गत कहा गया है। नहीं, कल्पना का सामर्थ्य यह कवि की प्रतिभा शक्ति मानी जाती है। बिहारी ने एक उदाहरण दिया है कि यहाँ बातों बातों से आनंद लेने वाली जो नायिका है, नायिका का वर्णन यहाँ किया है। नहीं, वह उदाहरण कैसा है, एक नायिका है और नायिका क्या करती है, नायिका भी बातों बातों से आनंद लेना चाहती है नायक से। तो वह इस प्रकार वह नायक की जो मुरली है वो छिपा कर रखती है। जैसे कहा गया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सम करे भवनी हंसे दैन कहीं नटी जाए। नहीं, बातों बातों से आनंद लेने वाली नायिका नायक की मुरली छिपाकर रखती है और छिपाकर रखती है। जिस समय नायक को मालूम है कि नायिका ने ही मुरली छिपाकर रख ली है तो नायक उन्हें पूछता है तो नायिका उसी समय बहाना करती है
की मैं सौगंध खाती है आणि संव करे आणि सौगंध खाती है, कसम खाती है कि मैंने आपकी मुरली नहीं छिपाई, कसम खाती है और अपने जो नयनम पर जो भौए है आणि भवों पर हंसी का आणि चेहरे पर हास्य का भाव लाती है और वह कहती है, यह कहती है और अंत में मुरली देने के लिए तैयार होती है। आणि इस प्रकार जो भाव है आणि भाव साहित्य के माध्यम से किस प्रकार व्यक्त होता है इसका एक सच्चा उदाहरण है। कवि जो है साधारण घटनाओं को भी असाधारण बना देता है और साधारण घटनाओं को असाधारण बना देने की जो क्षमता है वह कल्पना में होती रहती है। नहीं, इस प्रकार यहाँ कल्पना तत्व के बारे में यहाँ देखा जाता है। साहित्य में जो तीसरा, साहित्य निर्मिति का जो तीसरा तत्व है वो बुद्धि तत्व है। बुद्धि तत्व को द एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्ट कहा जाता है। नहीं, साहित्य में भाव के पश्चात कल्पना तत्व आता है और कल्पना तत्व के पश्चात बुद्धि तत्व आता है। आणि यहाँ जो तीसरा तत्व भी जितना भाव तत्व महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है, जितना कल्पना तत्व महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है, उतना ही भाव तत्व यहाँ बुद्धि तत्व भी श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। आणि बुद्धि तत्व में विचार को प्रधानता दी गई है। यहाँ मुंह से निकलने वाले जो विचार है इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। कवि जो लिखता है, साहित्य निर्माण करता है, उसके पीछे जो विशिष्ट हेतु होता है वो विशिष्ट हेतु यहाँ विचार है अथवा बुद्धि तत्व है। अपने इस बुद्धि तत्व के माध्यम से जो साहित्य की निर्मिति करता है और साहित्य निर्मिति करते हुए पाठकों को एक विशिष्ट संदेश देने का काम यहाँ पर बुद्धि तत्व करता रहता है। यहाँ बुद्धि तत्व का एक विशिष्ट संदेश होता है, बुद्धि तत्व का एक विशिष्ट मकसद होता है और उस मकसद एवं संदेश प्रतिपादित करने के हेतु ही काव्य के माध्यम से विशिष्ट विचारों की अभिव्यक्ति यह बुद्धि तत्व करता है, कवि करता है, साहित्यकार करता रहता है। और इसे ही ये विचार जो है यही काव्य में बुद्धि तत्व कहलाए जाते हैं। यहाँ बुद्धि तत्व के कारण ही आपका जो काव्य है अथवा साहित्य जो है वह सुसंगत बनता है, प्रभावी बनता है। अगर यह बुद्धि तत्व न होता तो एकाध व्यक्ति का जो घटनाक्रम है यानी बचपन, यौवन और बुढ़ापा, इसका वर्णन नहीं हो सकता था। यानी बचपन के पश्चात ही यौवन आना चाहिए, यौवन के पश्चात ही बुढ़ापा का विचार होना चाहिए। तो यह बचपन, यौवन और बुढ़ापा, इसका वर्णन जो है, व्यक्ति का वर्णन यहाँ पर बुद्धि तत्व के कारण होता है। अगर बुद्धि तत्व न होता तो वह कभी पहले युवावस्था का वर्णन होता, फिर बचपन का होता और फिर बुढ़ापे का होता। परंतु यह सुसंगत घटना जो है, घटनाक्रम जो है, वह घटनाक्रम बुद्धि तत्व के माध्यम से ही आता रहता है। यहाँ साहित्य में जो औचित्य है, प्रासंगिकता है, प्रसंगानुकूलता का जो परिचय है अथवा प्रासंगिकता जो लाई जाती है वो बुद्धि तत्व के कारण ही इसमें होती रहती है। साहित्यकार को अथवा कवि को एक निश्चित दिशा देने का काम यहाँ पर बुद्धि तत्व करता रहता है और बुद्धि को विचार तत्व कहा जाता है। यहाँ भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वान, दोनों विद्वानों ने बुद्धि या विचार तत्व को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया है। यहाँ जैसे पहले ही कह दिया, जितना भाव तत्व महत्वपूर्ण है, जितना कल्पना तत्व महत्वपूर्ण है, उतना ही यह बुद्धि तत्व भी महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ निबंध में
मात्र बुद्धि तत्व की प्रधानता होती रहती है। यानी निबंध लिखने के लिए यानी बौद्धिक क्षमता महत्वपूर्ण रहती है। यह साहित्य में हो या जीवन में योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, आप किस मार्ग पर चलते हैं, आपको किस मार्ग से चलना चाहिए और किस मार्ग से चलना नहीं चाहिए, इसका जो अवलोकन है, इसका जो निर्णय है, वो निर्णय बुद्धि के माध्यम से ही मानव लेता रहता है अथवा साहित्य का इसका निर्णय करता रहता है। यहाँ जो साहित्य के माध्यम से अथवा साहित्य में सिर्फ मनोरंजन करना या आनंद व्यक्त करना यह महत्वपूर्ण न होकर उसमें बुद्धि की महत्व प्रधानता होती है। यहाँ इसके अंतर्गत कह दिया है, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, निबंध हो, इन सब में बुद्धि तत्व का होना शरीर में प्राण जैसा है। मतलब जिस प्रकार अपने शरीर का मानव का उदाहरण देते हुए उन्होंने कह दिया है कि जब तक इस शरीर में प्राण है, आत्मा है, तब तक यह शरीर अथवा उसे मनुष्य कहा जाता है। अगर यहाँ मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल गई तो उसका जो परिवर्तन है वो प्रेत में होता रहता है। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत यहाँ कहा गया है। उसके पश्चात जो चौथा तत्व है वो चौथा शैली तत्व है। तो शैली तत्व को द एलिमेंट ऑफ स्टाइल और एक्सप्रेशन कहा जाता है। भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व, यह तीनों तत्व भाव पक्ष से संबंधित है। साहित्य के भाव पक्ष से संबंधित और शैली तत्व जो है वह कला पक्ष से संबंधित है। यानी साहित्य के दो पक्ष किए जाते हैं, एक भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। तो भाव, कल्पना और बुद्धि तत्व यह भाव पक्ष के अंतर्गत आते हैं और शैली तत्व साहित्य के कला पक्ष से संबंधित होता है। और शैली यह काव्य का शरीर माना जाता है। यानी मनुष्य का जो शरीर है वह शरीर यहाँ शैली तत्व का काम करता रहता है। और पाश्चात्य विद्वानों ने अपने साहित्य में शैली तत्व को विशेष महत्व दिया है। अंग्रेजी में स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ कहा गया है। यहां देख लीजिए, इस संसार में जितने लोग हैं उनकी मनोवैज्ञानिकता एक प्रकार की नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति की वैचारिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता अलग अलग प्रकार की होती है और अपनी बौद्धिक क्षमता, वैचारिक क्षमता के अनुरूप अपने विचार व्यक्त करता रहता है। इसीलिए प्रत्येक कवि की, प्रत्येक साहित्यकार की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है और उस शैली में अपने साहित्य का निर्माण करता रहता है। जैसे यहाँ जो कई किसान से संबंधित लिखते रहते हैं, कई राजनीति से संबंधित लिखते रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ कहा जाता है। शैली के आधार पर कवि की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया जाता है: प्रारंभिक अवस्था, प्रयोग अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। इन 3 अवस्थाओं में से चलकर कवि अपना जो साहित्य है वो साहित्य आगे लेता रहता है अथवा श्रेष्ठ बनाता रहता है। यहाँ काव्य अगर सुंदर बनाना है, रोचक बनाना है, आकर्षक बनाना है तो उसी समय शैली तत्व ही काम करती रहती है और उसमें शैली तत्व महत्वपूर्ण रहता है। जैसे उसकी आंखें सुंदर है, उसकी आंखें सुंदर है, उसकी आंखें इतनी सुंदर है, यानी सुंदर यह सौंदर्य लाता है। देखिए आंखें सुंदर है, परंतु अगर आपने कहा उसकी आंखें हरिणी की आंखों के समान सुंदर है तो यह रूपक अथवा उपमा जो है वहां पर दी जाती है और आंखों की सुंदरता और भी अधिक व्यक्त होती रहती है। और इसीलिए
काव्य को सुंदर, रोचक, आकर्षक बनाने का काम शैली यहाँ पर करती रहती है। यहाँ भारतीय काव्य शास्त्र में शैली का जो समानार्थक शब्द है वो रीति है, और इसलिए आचार्य वामन विशिष्टा पद रचना रीति कहते रहते हैं, यानी विशिष्ट पद रचना को ही रीति मानते रहते हैं। यहाँ पर जो बातें, इसके पहले मैंने कह दिया कि सत्यम शिवम सुंदरम की जो कल्पना की जाती है साहित्य में, तो काव्य में बुद्धि तत्व से सत्य की प्रतिष्ठा होती है, शिव की रक्षा होती है। यहाँ जो कल्पना और भाव तथा शैली तत्वों में सुंदरम का निर्माण होता है। इसका मतलब ये जो 4 तत्व है वो 4 तत्व ने यहाँ शिव की रक्षा अथवा सत्य जो है अथवा सुंदरतमता का निर्माण जो है वे इसके अंतर्गत करती रहती है। यानी साहित्य को संतुलित एवं समन्वित रूप से स्पष्ट करने का काम ये 4 तत्व करते रहते हैं। अगर यहाँ जैसे अपने मानव का जो शरीर है, मानव शरीर के सारे जो अवयव है जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही यहाँ यह साहित्य के 4 तत्व महत्वपूर्ण हैं। अगर मानव शरीर में से एकाध अवयव यहाँ खाली हो गया अथवा नहीं है तो उसी समय यहाँ आपकी जो स्थिति है वो दयनीय बनती है। उसी प्रकार यहाँ साहित्य में ये साहित्य के इन 4 तत्वों में से एक तत्व का अगर अभाव हो तो साहित्य में अथवा काव्य में बिगड़ाव निर्माण करता रहता है। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत यहाँ कहा जाता है। और यहाँ अभी अपने 4 तत्वों के बारे में देखा है। 4 तत्वों के साथ ही साथ यहाँ आज पहली जो इकाई है यह यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।